हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सॉरी फॉर द डिले, मैंने काफी दिन से वीडियो नहीं डाली थी। ठीक है, अब कंटिन्यू हम रहेंगे, मैं कंटिन्यूस वीडियो अपडेट करती रहूंगी। ठीक है, काफी बच्चों ने ग्रुप के लिए मुझसे पूछा था कि मैम ग्रुप का लिंक क्या है, हमें ग्रुप ज्वाइन करना है। तो जो बेटा ग्रुप का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने लास्ट टाइम के क्वेश्चनियर अभी तक नहीं डाले, मैं क्वेश्चनियर भी अपडेट करूंगी। मैंने क्वेश्चनियर रेडी कर रखे हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के ईआर मॉडल के जो क्वेश्चनियर थे वो सब मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो कि है नॉर्मलाइजेशन। इस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक पार्ट पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन का। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? जो आपका ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डेटाबेस में डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, कि किस तरीके से आपका डाटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लो एक हमने स्टूडेंट नाम का एंटिटी बनाई है। ठीक है, अब स्टूडेंट में राम नाम के दो लड़के हैं। ठीक है, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी की से आइडेंटिफाई करोगे। समटाइम्स क्या होता है, इन चीजों से हमारी क्या हो जाती है, ओवरकम नहीं कर पाते, हमें एनॉमलीज आ जाती हैं। तो उसको हटाने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज किया है वो क्या यूज किया है? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ डेटाबेस। ये तो मैंने बताई थी आपको कि डेटाबेस के अंदर अगर हमें डाटा को मैनेज करना है, अपना प्रॉपर तरीके से रखना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? नॉर्मलाइजेशन यूज करना पड़ेगा। मिनिमाइज रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? आपका रिडंडेंसी को कम कर देता है। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। ठीक है, डुप्लीकेसी को हटाता है ये। ठीक है, डुप्लीकेसी कैसे हो सकती है कि मान लो मैं कुछ अपडेट कर रही हूँ, वो कहीं और जगह पे, जैसे आप कहते हो ना कि आप बैकअप फाइल्स रखते हो, तो मल्टीपल फाइल्स आपकी सेव हो जाती है आपके कंप्यूटर में, तो वो डुप्लीकेट कॉपीज बना देता है, तो उसको रिमूव करता है। मतलब डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, हमारी एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका करता है एनोमलीज को रिमूव करता है। ये एनोमलीज की एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगी कि इंसर्शन एनोमली क्या होती है, डिलीशन एनोमली क्या होती है, और अपडेशन एनोमली क्या होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर मुझे एक टेबल है, उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसका इफेक्ट अगर किसी और रिकॉर्ड पे भी पड़ जाता है, तो वो क्या हो जाती है? आपकी डिलीशन एनोमली हो जाती है। सिमिलरली आपका इंसर्शन में भी ऐसे ही होता है। अगर मैं इंसर्ट कर रही हूँ और उसका इफेक्ट किसी और रिकॉर्ड पे पड़ जाता है, तो उसमें आपकी क्या कहलाएगी? इंसर्शन एनोमली कहलाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? आपका जितनी भी एनोमलीज होती हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, उनको रिमूव करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो लार्जर टेबल्स को स्मॉलर स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड कर देती है। बट इसमें क्या चीज दिक्कत देती है कि जब आपने तोड़ा, टेबल्स को तोड़ा और बाद में उसे आप वापस मर्ज करोगे, कोई भी डाटा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपने स्टूडेंट नाम की कोई टेबल थी, उसको दो टेबल में तोड़ दिया, एक रिकॉर्ड अलग बना दिया। मान लो करिकुलम का था ये, ठीक है, सॉरी करिकुलम का नहीं, एकेडमिक का ये बना लेते हैं हम, या स्पोर्ट्स का बना लेते हैं। तो बाद में अगर हम इन दोनों टेबल को मर्ज करें, तो इसका जो हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है, जो टेबल के रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे लॉस नहीं होने चाहिए। मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, इनको मेंटेन रख के चलती है। अगर टेबल को वो तोड़ रही है, ठीक है, और अगर उसे वापस जोड़ेगी यूजिंग लिंक्स, यूजिंग रिलेशनशिप, तो जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब तोड़ के आप वही टेबल वापस गेन कर सकते हो। डीकम्पोजिशन मस्ट बी लॉसलेस, जो मैंने बात अभी आपको बताई। अगर आप डीकम्पोज करते हो एक टेबल को, दो या दो से ज्यादा टेबल में डिवाइड कर देते हो और वापस से उसे मर्ज कर देते हो, तो जो डीकम्पोजिशन होगी, जो टेबल को हमने तोड़ा है, ठीक है, उसमें आपका कोई डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। जो कंप्लीट टेबल है वही सारा का सारा रिकॉर्ड उन दोनों टेबल्स के अंदर आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है प्रिजर्व नेसेसरी डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। जो भी डिपेंडेंसी है, जैसे ए टेंड्स टू बी हो गया, बी डिपेंडेंट है ए पे, तो जो ये जितनी भी डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिपेंडेंसी है वो लॉस हो रही है आपकी। तो नॉर्मलाइजेशन इस चीज का भी ध्यान रखता हुआ चलता है कि डीकम्पोजिशन लॉसलेस होना चाहिए और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होनी चाहिए।
ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी नॉर्मल फॉर्म होती है? BCNF, 3NF, 2NF, 1NF, 4NF एंड 5NF। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, वो इन्हीं पे आते हैं, 1NF, 2NF, 3NF और BCNF पे। बट अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो वो 4NF पे या 5NF पे भी बन सकता है। बट जो आपका न्यूमेरिकल या कैलकुलेटर या टेक्निकल कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपका इन्हीं नॉर्मल फॉर्म्स में से पूछा जाएगा। ठीक है, और इन नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए कि कोई भी आपका रिलेशन दे देंगे, पूछेंगे कि किस नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, तो वो निकालने के लिए आपको कीज पता होनी चाहिए, डिपेंडेंसीज पता होनी चाहिए, और एनएफ जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है उनके रूल्स पता होना चाहिए। ठीक है, बिना रूल्स के आप नॉर्मल फॉर्म्स नहीं निकाल सकते। अगर आपने किसी ने क्लोजर निकालना नहीं सीखा है, कीज निकालनी आपको नहीं आती है, आपको कैंडिडेट की प्राइमरी की के बारे में नहीं पता है, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख ले, तभी आपको नॉर्मलाइजेशन समझ में आएगा। ठीक है, अब आपकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है, सबसे पहले आती है 1NF। 1NF का क्या मतलब है कि जो आपका है एटॉमिक वैल्यू कंटेन करनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि रोहित शर्मा है, तो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं हुई ना। तो अगर मैं इसे कहूं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इसमें मैं डिवाइड कर दूं, तो रोहित आपका यहां आ जाएगा, शर्मा आपका यहाँ आ जाएगा, तब ये क्या कहलाएगी? एटॉमिक वैल्यू कहलाएगी। तो 1NF आपका क्या कहता है? हर एक जो रिकॉर्ड है, हर एक जो रिलेशन है आपका, उसके अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड NF आपका क्या कहता है? फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउड नहीं है। फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी में आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी में ऑलरेडी करा चुकी हूँ कि क्या होता है आपका। पार्शियल के अंदर होता है जो आपकी की है वो पार्शियली डिपेंडेंट है किसी चीज पर, ठीक है। बट फुली फंक्शन में क्या होता है? पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। तो आपको याद रखना है, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा आपका वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे। किसके अंदर? 2NF के अंदर, ठीक है। फिर आपका आता है 3NF। 3NF के अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी में करा चुकी हूँ कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, आपको रिमाइंड करा देती हूँ मैं। A टेंड्स टू B, B टेंड्स टू C, तो A टेंड्स टू C। ये मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा, तो मैंने पोस्टल, रोल नंबर और सेमेस्टर का एक एग्जांपल करवाया था आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। तो 3NF में क्या कहता है कि आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 4NF। 4NF के अंदर मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड अलाउड नहीं है। इसके अलग से हर एक नॉर्मल फॉर्म के रूल्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी। जैसे कि 3NF के अंदर आपका राइट साइड पे एक प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, BCNF पे आपका लेफ्ट साइड पे सुपर की होना चाहिए। हर नॉर्मल फॉर्म को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, ठीक है। 5NF के अंदर आपकी ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के अंदर मोस्टली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। कई बार हम इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं 5NF में, ठीक है। और 4NF में पूछ सकते हैं कि आपकी कौन सी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो मेनली आपको पढ़ने हैं फॉर द टेक्निकल पर्पज के लिए, वो आपके कौन कौन से आएंगे? BCNF, 3NF, 2NF एंड 1NF। 4NF और 5NF में आपका हमेशा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरेटिकल नोट करना चाहते हैं, इसे थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सफिशिएंट है नॉर्मलाइजेशन की थ्योरी के लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सारी चीजें इंटरमिक्स हो जाती है, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। बेटा कोशिश करो कि पॉइंट्स को समझो, ठीक है। पॉइंट्स को समझ के उन्हीं पॉइंट्स को ही आप थ्योरी में कन्वर्ट कर दो, समझ रहे हो। उन्हीं पॉइंट्स को आप थ्योरी में कन्वर्ट करोगे तो ऑलरेडी आपका कंटेंट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का बेसिक पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको इनको इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर दूंगी विद एग्जांपल्स कि क्या क्या होती है 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरी वीडियोस लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हो। थैंक यू सो